नमस्कार। आज हम जैव विकास यानी एवोल्यूशन को समझेंगे, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। हम बात करेंगे उन केमिकल सुरागों की जो हम सब के अंदर छुपे हैं और हम सबको एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। कभी सोचा है कि हमारी धरती पर जिंदगी के इतने सारे अलग अलग रूप क्यों हैं? मतलब सोचिए, एक छोटा सा कीड़ा, फिर एक बहुत बड़ा पेड़ और हम इंसान। हम सब में इतना फर्क क्यों है? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें इवोल्यूशन के सिद्धांत में मिलता है। तो इस बड़ी पहेली को सुलझाने से पहले सबसे जरूरी है ये समझना कि भाई ये जैव विकास, जिसे हम एवोल्यूशन कहते हैं, ये आखिर है क्या चीज? अच्छा, तो देखिए, एवोल्यूशन कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक दिन में सब कुछ बदल दे। नहीं, ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। हम बात कर रहे हैं लाखों सालों की, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी छोटे छोटे बहुत ही मामूली से बदलाव होते रहते हैं। और यही छोटे छोटे बदलाव जब जुड़ते जाते हैं तो आखिरकार एक पूरी की पूरी नई स्पीशीज यानी नई प्रजाति बन जाती है। अगर इसे और आसान तरीके से समझना है तो सबसे अच्छा उदाहरण तो हम खुद हैं। विज्ञान ये कहता है कि हम इंसानों का विकास हमारे जो पूर्वज थे, जो बंदरों जैसे दिखते थे, उनसे हुआ है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई बंदर एक दिन सोकर उठा और इंसान बन गया। नहीं, ये हजारों लाखों सालों तक चले अनगिनत बदलावों का नतीजा है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतना जबरदस्त आइडिया है, इसे एक वैज्ञानिक सिद्धांत की शक्ल किसने दी? यहां एंट्री होती है एक बहुत बड़े नाम की। चलिए अब बात करते हैं डार्विन और उनके मशहूर सिद्धांत की। तो ये थे चार्ल्स डार्विन। एवोल्यूशन का सिद्धांत सबसे मजबूती से सबूतों के साथ दुनिया के सामने रखने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके काम ने बायोलॉजी की पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 1859 जब डार्विन ने अपनी वो ऐतिहासिक किताब पब्लिश की, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और सच कहूं तो इस किताब ने आते ही उस वक्त की वैज्ञानिक सोच में एक भूचाल ला दिया था, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया था जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। और वो आइडिया था प्राकृतिक चयन का, नेचुरल सिलेक्शन। अब ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, हर जीव अपने माहौल में ढलने की कोशिश करता है। दूसरा स्टेप, जो जीव इस काम में माहिर हो जाता है, मतलब जो अपने माहौल में बेहतर तरीके से फिट हो जाता है, उसके जिंदा रहने और बच्चे पैदा करने के चांस बढ़ जाते हैं। और तीसरा, जब यही प्रोसेस हजारों लाखों साल तक चलती रहती है तो धीरे धीरे एक नई प्रजाति ही बन जाती है। एक मजे की बात यह है कि डार्विन के जमाने में ना तो जेनेटिक्स के बारे में किसी को पता था, ना ही डीएनए के बारे में। लेकिन आज हमारे पास उनसे भी कई ज्यादा मजबूत सबूत हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं एवोल्यूशन के केमिकल सबूतों की दुनिया में। तो ये बायोकेमिकल थियरी क्या कहती है? ये कहती है कि एवोल्यूशन को समझने के लिए हमें बस अलग अलग जीवों के अंदर मौजूद केमिकल्स को देखना है। उनमें जो समानताएं हैं वही सबसे बड़ा सबूत है। ये आइडिया इसलिए इतना पावरफुल है क्योंकि ये जिंदगी के सबसे बुनियादी कोड को ही गवाह बना लेता है। और ये बात यहां एकदम साफ हो जाती है। जरा देखिए, एक तरफ हैं हम इंसान, एक मछली और एक पौधा। बाहर से देखने में कितने अलग हैं, है ना? लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, इन तीनों के अंदर क्या है? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। मतलब जिंदगी के जो सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो हम सब में एक जैसे हैं। हमारी केमिकल भाषा एक ही है। तो ये जो केमिकल समानता है, ये हमें एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो एक हैरान कर देने वाले नतीजे पर ले जाती है। चलिए देखते हैं कि ये पूरी कहानी को एक साथ कैसे जोड़ती है। और वो नतीजा ये है, अगर हम सभी जीवों की, मतलब एक बैक्टीरिया से लेकर हाथी तक, सबकी बुनियादी केमिकल बनावट एक जैसी है, तो इसका सबसे सीधा और तार्किक मतलब क्या हुआ? यही कि हम सब, धरती पर मौजूद हर जीव, किसी एक ही कॉमन एंसेस्टर यानी एक साझा पूर्वज से आए हैं। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है कि इस कमाल के आइडिया को एक वैज्ञानिक आधार किसने दिया। तो इसका श्रेय जाता है ऑपरेन और हाल्डीन जैसे साइंटिस्ट्स को। असल में इन्होंने ही जिंदगी की शुरुआत और उसके केमिकल बेस की नींव रखी थी। ठीक है, तो काफी कुछ समझ लिया हमने। चलिए फटाफट से एक बार जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, एवोल्यूशन मतलब बहुत लंबे समय में होने वाला धीमा धीमा बदलाव। दूसरी बात, चार्ल्स डार्विन और उनका नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। तीसरी और सबसे जरूरी बात, हम सभी जीवों में डीएनए और आरएनए जैसे बेसिक केमिकल्स सेम हैं।
यहाँ तक कि हमारे प्रोटीन और एंजाइम भी एक जैसे हैं। ये एंजाइम वही स्पेशल प्रोटीन है जो हमारे शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शंस को तेज करते हैं। और आखिर में इन सब का मतलब क्या है? यही कि ये केमिकल एकता इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हम सब एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। तो अब हम आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। सोचिए जरा, अगर हम सब, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल पेड़ और हम इंसान तक, सब एक ही केमिकल कोड, एक ही भाषा बोलते हैं, तो ये समानता हमारे खुद के होने का मतलब और इस धरती पर मौजूद बाकी जिंदगी के साथ हमारे रिश्ते के बारे में हमें क्या सिखाती है? नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक फाउंडेशनल सिद्धांत के बारे में, लैमार्कवाद। चलिए आज इसे एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, जिराफ की गर्दन इतनी लंबी कैसे हो गई? ये एक ऐसा क्लासिक सवाल है जिसने पता है सदियों तक वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया। और इस गुत्थी को सुलझाने की जो पहली बड़ी वैज्ञानिक कोशिश हुई ना, उसने इवोल्यूशन की थ्योरी को एक पूरी नई दिशा दे दी। तो ये कोशिश की थी जॉन बैप्टिस्ट लामार्क ने, और बात है साल 1809 की, मतलब डार्विन के आने से भी कई दशक पहले की बात है ये। तब उन्होंने एवोल्यूशन पर एक बिल्कुल नया नजरिया दुनिया के सामने रखा था। और लामार्क ने अपने ये जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे, उन्हें अपनी एक किताब में लिखा। किताब का नाम था फिलॉसफी ज़ूलॉजिक। यही किताब उनके सिद्धांत का, कह लीजिए, मेन सोर्स है। तो सवाल ये है कि लामार्कवाद आखिर है क्या? देखिए, अगर एकदम सीधे शब्दों में कहें तो ये अर्जित गुणों के वंशानुक्रम का सिद्धांत है। इसका मतलब ये कि कोई भी जीव अपनी जिंदगी में जो शारीरिक बदलाव हासिल करता है, वो उन्हें अपनी अगली पीढ़ी को, मतलब अपने बच्चों को, विरासत में दे सकता है। अच्छा, तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? मतलब ये होता कैसे है? देखिए, लामार्क का जो पूरा सिद्धांत है ना, वो 2 मेन पिलर्स पर टिका है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला पिलर है अंगों का उपयोग और अनुपयोग। लॉजिक इसका बहुत सीधा सा है कि जिस अंग का इस्तेमाल ज्यादा होगा वो और ज्यादा डेवलप होगा और मजबूत हो जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ जिस अंग का इस्तेमाल कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा, वो धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा और हो सकता है गायब भी हो जाए। और फिर आता है दूसरा और शायद सबसे जरूरी पिलर, अर्जित गुणों का वंशानुक्रम। लामार्क का कहना था कि पहले वाले प्रिंसिपल से शरीर में जो भी बदलाव आए हैं, चाहे कोई अंग मजबूत हुआ हो या कमजोर, वो बदलाव अगली पीढ़ी में सीधे सीधे ट्रांसफर हो जाते हैं। अब इस पूरे सिद्धांत को ना जिराफ के उदाहरण से सबसे बढ़िया तरीके से समझा जा सकता है। देखिए, लामार्क के मुताबिक जिराफ के जो पूर्वज थे, उनकी गर्दन छोटी हुआ करती थी। अब ऊंची ऊंची पत्तियों तक पहुंचने के लिए उन्हें अपनी गर्दन को लगातार खींचना पड़ता था, स्ट्रेच करना पड़ता था। ऐसा करते करते उनकी पूरी जिंदगी में उनकी गर्दन थोड़ी लंबी हो गई, और यही अर्जित की हुई, मतलब अक्वायर्ड की हुई लंबी गर्दन उनकी अगली पीढ़ी में चली गई। और फिर यह प्रोसेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा और गर्दन लंबी होते चली गई। अच्छा, ये सिद्धांत सिर्फ जानने के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से तो बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि इससे जुड़े कुछ कॉमन सवाल क्या हो सकते हैं और उनके जवाब क्या है। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल जो बन सकता है वो ये है, अर्जित गुणों के वंशानुक्रम यानी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये सिद्धांत दिया किसने था? याद करने की कोशिश कीजिए, यही तो लामार्कवाद का मूल आधार है। और इसका सही जवाब है जीन बैप्टिस्ट लामार्क। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सवाल अक्सर एसएससी, रेलवे और स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लामार्कवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? सोचिए, ये सवाल इस थ्योरी की एकदम बेसिक डेफिनेशन से जुड़ा है, और इसका जवाब है अर्जित गुणों का वंशानुक्रम। बस यही वो एक लाइन है जिसमें पूरा लामार्कवाद का सिद्धांत समाया हुआ है। अच्छा, अब एक प्रैक्टिकल सवाल, लामार्क के हिसाब से जिराफ की लंबी गर्दन का कारण क्या था? याद है, हमने उनके सिद्धांत के 2 पिलर्स की बात की थी। इसका सही जवाब है अंगों का उपयोग, क्योंकि उन्होंने ऊंची पत्तियों तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन का लगातार यूज किया और इसी वजह से वो डेवलप होती चली गई। अब देखिए, इसी आइडिया को ना एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है। सवाल ये हो सकता है कि अंगों के उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत किस थ्योरी से जुड़ा है? तो इसका सीधा सीधा संबंध है लामार्कवाद से। जैसा कि हमने अभी देखा, यही तो उनके सिद्धांत का पहला और सबसे बुनियादी पिलर था।
चलिए एक और फैक्चुअल सवाल देखते हैं जो अक्सर आता है। लामार्क ने अपना सिद्धांत किस किताब में पेश किया था? इसका जवाब है फिलोसॉफिकी ज़ोलॉजिक। याद रखिए, किसी भी सिद्धांत के मेन सोर्स का नाम जानना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था लामार्क का सिद्धांत। हालांकि डार्विन के आने के बाद इस थ्योरी को काफी हद तक कह सकते हैं कि नकार दिया गया था। लेकिन जानते हैं क्या, आज साइंस की एक नई फील्ड है एपिजेनेटिक्स, जो सवाल को फिर से बहुत दिलचस्प बना रही है। एपिजेनेटिक्स ये स्टडी करती है कि कैसे हमारा माहौल और हमारी आदतें हमारी जीन्स के काम करने के तरीके को बदल सकती हैं। और कमाल की बात यह है कि ये बदलाव अगली पीढ़ी में भी जा सकते हैं। तो क्या लामार्क पूरी तरह से गलत थे? ये आज भी साइंस में एक बहुत बड़ा और सोचने वाला सवाल है। आइए आज बात करते हैं चार्ल्स डार्विन के उस जबरदस्त आइडिया की। एक ऐसा आइडिया जिसने जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना, कि आखिर लाखों सालों में जीव जंतु इतने बदल कैसे जाते हैं। मतलब सोचिए, डायनासोर से लेकर आज के छोटे छोटे पक्षियों तक ये बदलाव आखिर होता कैसे है। यही वो बड़ा सवाल था जिसने चार्ल्स डार्विन को उस थ्योरी तक पहुंचाया जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। तो चलिए इस कमाल के आइडिया को समझने से पहले जरा उस इंसान को जानते हैं जिसके दिमाग की ये उपज थी। और ये थे चार्ल्स डार्विन, एक नेचुरलिस्ट जिन्होंने बायोलॉजी की दुनिया में जैसे एक क्रांति ही ला दी अपने नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत से। और पता है, ये थ्योरी किसी बंद लैब में नहीं बनी थी। नहीं, ये बनी थी दुनिया भर की एक लंबी समुद्री यात्रा के दौरान, खासकर गैलापागोस आइलैंड्स पर। वहां डार्विन ने कुछ बहुत ही दिलचस्प देखा। उन्होंने देखा कि एक ही तरह की चिड़िया, फिंच, अलग अलग द्वीपों पर कितनी अलग अलग दिखती हैं। किसी की चोंच मोटी थी तो किसी की पतली। बस यहीं से उन्हें पहला सुराग मिला। तो चलिए अब सीधे डार्विन की थ्योरी के बिल्कुल कोर में चलते हैं। बात है साल 1859 की। साइंस की दुनिया के लिए ये एक तूफानी साल था, सच में। क्यों? क्योंकि डार्विन ने अपनी वो मशहूर किताब पब्लिश की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और बस इसके आते ही जैसे एक बहस छिड़ गई। इस एक किताब ने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। तो आखिर ऐसा क्या था इस किताब में? डार्विन का जो सेंट्रल आइडिया था वो था नेचुरल सिलेक्शन, यानी प्राकृतिक चयन। इसे ना एक बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक जंगल में कुछ हिरन हैं। कुछ बहुत तेज भागते हैं और कुछ थोड़े धीमे हैं। अब सोचिए, जब कोई शिकारी आएगा तो कौन बचेगा? जाहिर सी बात है, जो तेज भागता है। तो हुआ क्या? प्रकृति ने यानी नेचर ने तेज भागने वाले को सिलेक्ट कर लिया। बस यही है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है, पर सवाल ये है कि ये आखिर काम कैसे करता है। आइए इसके मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। डार्विन ने समझाया कि ये पूरा प्रोसेस 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला है ओवर प्रोडक्शन। देखिए, हर जीव जरूरत से कहीं ज्यादा बच्चे पैदा करता है। सोचिए, एक मछली लाखों अंडे देती है, पर क्या वो सब बचते हैं? नहीं। और यहीं से शुरू होता है दूसरा स्टेप, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी अस्तित्व के लिए संघर्ष। क्योंकि संसाधन मतलब खाना, पानी, जगह, ये सब तो लिमिटेड हैं। तो इन सब बच्चों में जीने के लिए एक जबरदस्त कंपटीशन छिड़ जाता है। अब आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी स्टेप, वेरिएशन। मतलब एक ही माँ बाप के बच्चे भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। उनमें छोटे छोटे फर्क होते हैं। कोई थोड़ा ज्यादा फुर्तीला होता है, किसी का रंग थोड़ा अलग होता है। और बस यहीं पर नेचर अपना काम करती है, जो है हमारा चौथा और आखिरी स्टेप, नेचुरल सिलेक्शन। इस स्ट्रगल में जीतता वही है जिसके पास उस माहौल के हिसाब से सबसे बढ़िया वेरिएशन या कहें तो सबसे अच्छी खासियत होती है। और फिर वो अपनी इसी विनिंग क्वालिटी को अपनी अगली पीढ़ी को पास कर देता है। तो इस पूरे कंपटीशन और सिलेक्शन का नतीजा क्या होता है? इसे समझाने के लिए एक बहुत ही मशहूर फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है, और वो फ्रेज है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका सीधा सा मतलब है, जो अपने एनवायरनमेंट में सबसे फिट है वही सर्वाइव करेगा। ये एक तरह से नेचुरल सिलेक्शन का निचोड़ है। जो सबसे बेहतर तरीके से खुद को ढाल लेगा वही आगे बढ़ेगा। लेकिन रुकिए, यहां एक मजेदार बात है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि ये फ्रेज डार्विन का है, पर ऐसा है नहीं। इसे असल में एक फिलॉसफर हर्बर्ट स्पेंसर ने कॉइन किया था। हाँ, डार्विन को ये आइडिया इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे बाद में अपनी थ्योरी को और आसानी से समझाने के लिए अपना लिया।
और सोचिए जरा, जब ये फिटेस्ट वाले गुण, ये बेस्ट क्वालिटीज पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती जाती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी, फिर तीसरी, फिर हजारों पीढ़ियों तक, तो लाखों साल बाद जो नतीजा हमारे सामने आता है वो होती है एक बिल्कुल नई प्रजाति। बस इसी तरह एवोल्यूशन काम करता है। तो सवाल ये उठता है कि डार्विन के इस आइडिया का आखिर साइंस पर और हम सब पर क्या असर पड़ा। देखिए, डार्विन की थ्योरी सिर्फ इतिहास की किताब का एक पन्ना नहीं है। नहीं, ये मॉडर्न एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की बुनियाद है। आज हम दवाइयाँ कैसे बनाते हैं, बीमारियों को कैसे समझते हैं, यहाँ तक कि एनवायरनमेंट को कैसे बचाना है, इन सब में कहीं ना कहीं डार्विन की सोच की झलक मिलती है। तो चलिए, अगर इस पूरी बातचीत को फटाफट समेटना हो तो बस ये 3 बातें याद रखने की जरूरत है। पहला, वो इंसान जिसने ये थियरी दी, चार्ल्स डार्विन। दूसरा, उनकी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और तीसरा, उनका सबसे बड़ा आइडिया, नेचुरल सिलेक्शन। ये एक तरह से इस पूरी थियरी का एक क्विक रिवीजन है। और अब जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, क्या नेचुरल सिलेक्शन आज भी इसी पल हमारे आसपास काम कर रहा है? इंसानों में, जानवरों में, या शायद बैक्टीरिया और वायरस में? इस पर सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि एक इंसान का हाथ, चमगादड़ का पंख और एक व्हेल का फ्लिपर, ये तीनों जो इतने अलग अलग काम करते हैं, असल में एक ही ब्लूप्रिंट पे बने हो सकते हैं? आज हम होमोलॉगस ऑर्गन्स यानी समजात अंगों के इसी कमाल के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। ये प्रकृति के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को खोलता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक ऐसी समानता से जो पहली नजर में तो बिल्कुल नहीं दिखती, एक ऐसा गहरा छिपा हुआ रिश्ता। तो सवाल ये है कि एक इंसान के हाथ, चमगादड़ के पंख और व्हेल के फ्लिपर में आखिर कॉमन क्या है? सोचिए जरा, एक हाथ जो चीजें पकड़ता है, एक पंख जो उड़ता है और एक फ्लिपर जो तैरता है। ऊपर से देखने पर तो इनमें कुछ भी एक जैसा नहीं लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर इनके अंदर एक बहुत बड़ा राज छुपा हो? और इसी पहेली का जवाब छुपा है एक बहुत ही जरूरी साइंटिफिक आइडिया में, जिसे कहते हैं समजात अंग। तो होमोलोगस ऑर्गन्स या समजात अंग होते क्या हैं? देखिए, परिभाषा बहुत सीधी है पर बहुत गहरी भी। ये ऐसे अंग हैं जिनकी अंदर की बनावट मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर और उनकी उत्पत्ति मतलब ओरिजिन एक जैसी होती है, लेकिन और ये सबसे जरूरी है, उनके काम बिल्कुल अलग हो सकते हैं। बस यही 3 चीजें हैं, सेम स्ट्रक्चर, सेम ओरिजिन पर डिफरेंट फंक्शन। इसको ना और आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए जैसे एक ही ब्लूप्रिंट से 2 बिल्डिंग्स बनी हों, बुनियाद और ढांचा एकदम सेम, पर एक में स्कूल चलता है और दूसरे में हॉस्पिटल। काम बिल्कुल अलग है ना? बस यही है पूरा कॉन्सेप्ट, ब्लूप्रिंट एक, काम अलग अलग। चलो, अब थियोरी तो हो गई, अब देखते हैं कि असल दुनिया में इसके उदाहरण कैसे दिखते हैं। अब देखिए, यहीं पर तो मजा है। एक तरफ है इंसान का हाथ कुछ भी पकड़ने के लिए, फिर है व्हेल का फ्लिपर पानी में तैरने के लिए, चमगादड़ का पंख हवा में उड़ने के लिए और घोड़े का अगला पैर तेज दौड़ने के लिए। मतलब काम तो बिल्कुल ही अलग अलग हैं, इनमें कोई भी समानता नहीं दिखती। पर इन सारे अलग अलग कामों के बावजूद सबसे हैरान करने वाली बात अब सामने आती है। अगर हम इनकी बाहरी बनावट को छोड़कर अंदर झांकें तो पता चलता है कि इन सभी के अंदर हड्डियों का जो बेसिक ढांचा है, जो ब्लूप्रिंट है, वो कमाल का एक जैसा है। तो ठीक है, ढांचा एक जैसा है, पर इसका मतलब क्या है? ये इतनी गहरी समानता आखिर हमें किस कहानी की तरफ ले जा रही है? ये हमें बायोलॉजी के सबसे बड़े सच की ओर ले जाती है। ये पूरी कहानी को जोड़ता है। देखिए, लॉजिक कितना सिंपल है। स्टेप 1 हड्डियों की बनावट एक जैसी है, ठीक? स्टेप 2, इससे क्या पता चलता है कि इन सभी का लाखों साल पहले कोई एक ही कॉमन एंसेस्टर यानी साझा पूर्वज था। स्टेप 3, फिर समय के साथ ये प्रजातियां अलग अलग माहौल में रहने लगी और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से इनके अंग भी बदल गए, कोई तैरने लगा, कोई उड़ने लगा। और इसी प्रोसेस को स्टेप 4 हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या विचलनात्मक विकास, मतलब एक ही जगह से शुरू। और ये सिर्फ कोई मजेदार फैक्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आइडिया है। होमोलोगस ऑर्गन्स एवोल्यूशन का एक मजबूत शारीरिक प्रमाण है। ये दिखाते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे काम करता है, कैसे जरूरत के हिसाब से पुराने स्ट्रक्चर को ही नया रूप दे दिया जाता है। और साइंटिस्ट्स कंपैरेटिव एनाटॉमी में इसी की पढ़ाई करते हैं ताकि पता लगा सकें कि कौन सी प्रजाति किससे कितनी जुड़ी हुई है, मतलब पूरी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का नक्शा तैयार करते हैं। तो इतना सब कुछ हमने समझा।
अब जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इस टॉपिक को पक्का करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को फटाफट देख लेते हैं। ये 2 सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला, होमोलॉगस ऑर्गन्स किस तरह के एवोल्यूशन का एग्जाम्पल हैं? जवाब सीधा है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन यानी विचलनात्मक विकास। और दूसरा सवाल, ये एवोल्यूशन का कैसा प्रूफ है? इसका जवाब है एनाटॉमिकल एविडेंस यानी शारीरिक प्रमाण। बस ये 2 बातें बिल्कुल याद रखनी हैं। तो आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हमारे हाथ चमगादड़ के पंखों और वेल के फ्लिपर से जुड़े हैं, तो सोचकर देखिए प्रकृति में और कितने ऐसे गहरे अनदेखे रिश्ते छुपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। कभी एक ख्याल आया है कि एक पक्षी और एक मक्खी दोनों हवा में उड़ते हैं, पर क्या उनके पंख सच में एक जैसे होते हैं? यही सवाल हमें एवोल्यूशन यानी जैव विकास के एक बहुत ही मजेदार सबूत तक ले जाता है, समरूप अंग। और हाँ, कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिहाज से ये टॉपिक बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इसी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। शुरुआत होगी एक मजेदार सवाल से, फिर जानेंगे कि समरूप अंग आखिर हैं क्या, कुछ असली उदाहरणों से भी समझेंगे, फिर देखेंगे कि ऐसा होता क्यों है, और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें पक्का कर लेंगे। तो ठीक है, शुरू करें। चलिए प्रकृति की एक पहेली को सुलझाने के लिए एक बहुत ही सामान्य सी दिखने वाली बात से शुरुआत करते हैं। तो ये रहा वो सवाल जो असल में पूरी बात की जड़ है। एक चिड़िया और एक कीड़ा दोनों उड़ सकते हैं, ठीक है, पर क्या इसका ये मतलब है कि उनके पंख भी एक जैसे ही हैं? तो भाई इस सवाल का जवाब क्या है? इसका जवाब छिपा है एक साइंटिफिक टर्म में। चलिए इसका मतलब समझते हैं। तो ये समरूप अंग होते क्या हैं? देखिए सीधी सी बात है, ये वो अंग हैं जो काम तो एक जैसा करते हैं, पर उनकी बनावट मतलब उनका अंदरूनी ढांचा और उनकी उत्पत्ति मतलब उनका ओरिजिन एकदम अलग होता है। और अगर सब कुछ भूल भी जाएं तो बस ये एक लाइन याद रखनी है, काम एक जैसा, बनावट अलग। यकीन मानिए ये छोटी सी लाइन एग्जाम में बड़े काम आएगी। सिर्फ परिभाषा रटना तो स्कूल का काम था, असली समझ तो तब आती है जब हम चीजों को असल में काम करते हुए देखते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरणों से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया उदाहरण है। पक्षी और कीड़े दोनों के पंख उड़ने के काम आते हैं। ये तो हो गया उनका फंक्शन, पर अब उनकी बनावट देखिए। पक्षी के पंख के अंदर हड्डियों का एक पूरा ढांचा होता है, एक स्केलेटन। वहीं दूसरी तरफ कीड़े का पंख तो बस काइटिन से बने उसके बाहरी खोल का ही एक हिस्सा है। मतलब बनावट में जमीन आसमान का फर्क, पर काम बिल्कुल एक और मजेदार उदाहरण देखते हैं, चमगादड़ और कीड़े का। काम फिर से वही, उड़ना। लेकिन चमगादड़ का पंख क्या है? असल में वो उसका हाथ ही है, जिसकी उंगलियों की हड्डियां लंबी हो गईं और उनके बीच में खाल खिंच गई। और कीड़े का पंख, वो तो हम देख ही चुके हैं, उसके बाहरी ढांचे का ही एक हिस्सा है। तो फिर से वही बात साबित हुई, काम एक, बनावट अलग। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि प्रकृति बार बार एक ही सॉल्यूशन पर कैसे पहुंच जाती है, वो भी अलग अलग रास्तों से? इसके पीछे एक बहुत बड़ा और जबरदस्त कारण है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सबूत है एक जबरदस्त एवोल्यूशनरी प्रोसेस का, जिसे हम कहते हैं अभिसारी विकास या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये अभिसारी विकास है क्या भला? इसे ऐसे समझिए कि जब बिल्कुल अलग अलग प्रजाति के जीव एक जैसे माहौल में रहते हैं या एक जैसी मुश्किल का सामना करते हैं, तो वो उस मुश्किल का एक जैसा हल निकाल लेते हैं। उड़ने की जरूरत ने पक्षी, कीड़े और चमगादड़ तीनों को पंख दे दिए, भले ही उनके पूर्वज और शरीर की बनावट कितनी ही अलग क्यों ना हो। चलिए अब फटाफट से वो मेन पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम में पक्का काम आएंगे। इन्हें बस दिमाग में बिठा लेना है। बस इस एक फ्लैश कार्ड को देखिए। समरूप अंग मतलब फंक्शन सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, ओरिजिन डिफरेंट। और ये सबूत किसका है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। ये 4 बातें पूरे टॉपिक का सार हैं। और अगर कोई एक लाइन में पूछ ले तो जवाब ये रहा, समरूप अंग वो अंग हैं जिनका कार्य समान लेकिन संरचना एवं उत्पत्ति भिन्न होती है। इससे सटीक और आसान परिभाषा हो ही नहीं सकती। तो हमने समरूप अंगों के बारे में तो जान लिया, पर ये तो बस एक झलक है। मैं इस सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं।
जिंदगी की चुनौतियों का एक ही हल निकालने के लिए प्रकृति और कौन-कौन से ऐसे कमाल के रास्ते अपनाती होगी? सोचने वाली। तो चलिए आज एक बड़ा ही दिलचस्प सफर करते हैं हमारे अपने शरीर के अंदर छिपी कुछ ऐसी हैरान करने वाली चीजों को समझने का, जिनके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। कभी सोचा है कि हमारे शरीर में पूंछ की हड्डी क्यों है, या ये अपेंडिक्स? और अक्लदार तो है ही, जो फायदे से ज्यादा तो मुसीबत ही लगती है ना? इसका जवाब किसी रहस्य में नहीं, बल्कि हमारे ही विकास के इतिहास में, हमारी अपनी कहानी में छिपा हुआ है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले एक खास कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो आइए देखते हैं कि ये अवशेषी अंग आखिर होते क्या हैं। तो ये हैं अवशेषी अंग। देखिए, सीधी सीधी भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर के वो हिस्से हैं जो कभी हमारे पूर्वजों के लिए बड़े काम के थे, पर अब हमारे लिए इनका कोई खास काम बचा नहीं है। और यही बात तो सबसे कमाल की है। सोचिए, एक जमाने में हमारे पूर्वजों के लिए ये अंग पूरी तरह से फंक्शनल थे, एकदम जरूरी। और आज ये हमारे अंदर या तो बहुत छोटे हो गए हैं या फिर बिल्कुल इनएक्टिव। यही तो है इवोल्यूशन की कहानी, जो हमारे शरीर में ही लिखी है। और हाँ, ये कई किताबी थ्योरी नहीं है, इसके सबूत तो हमारे अपने शरीर में ही मौजूद है। चलिए कुछ सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स देखते हैं। और ये जानकर शायद हैरानी हो कि ये एक दो नहीं है। साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे शरीर में 100 से भी ज्यादा, जी हाँ, 100 से ज्यादा ऐसे अवशेषी अंग या स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। हमारा शरीर तो जैसे इवोल्यूशन का एक जीता जागता म्यूजियम है। चलिए इस टेबल को देखते हैं। सबसे पहले अपेंडिक्स। हमारे शाकाहारी पूर्वजों को ये सेल्यूलोज मतलब पेड़ पौधे पचाने में मदद करता था। हाँ, आजकल कुछ रिसर्च ये भी कहती हैं कि ये इम्यून सिस्टम के लिए एक तरह का सेफ हाउस हो सकता है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल काम था वो तो अब नहीं रहा। फिर आती है कॉकेक्स यानी पूंछ की हड्डी। ये साफ साफ इशारा है कि हमारे पूर्वजों की पूंछ हुआ करती थी। और अक्लदाढ़ या फिर कानों की ये मांसपेशियां, ये सब उसी कहानी का हिस्सा है। और ये कहानी सिर्फ इंसानों की नहीं है, एनिमल किंगडम में भी इसके ढेरों सबूत मिलते हैं। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। ये बड़ा मजेदार है। सोचिए, अजगर और बुआ जैसे सांपों में आज भी पिछले पैरों के छोटे छोटे हिस्से मिलते हैं। और व्हेल और डॉल्फिन, जो अब पूरी तरह पानी में रहते हैं, उनके शरीर के अंदर आज भी पेल्विक बोन्स हैं। ये इस बात का सबूत है कि उनके पूर्वज जमीन पर चलते थे। और शुतुरमुर्ग के पंख, जो उसे उड़ान नहीं सकते, ये भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो इन सब उदाहरणों का क्या मतलब है? ये सारे मिलकर एक बहुत बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। देखिए, ये अवशेषी अंग सिर्फ बेकार हिस्से नहीं हैं, ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का एक बहुत मजबूत, एक स्ट्रक्चरल सबूत हैं। होता क्या है कि जब किसी जीव के लिए कोई अंग जरूरी नहीं रहता, तो प्रकृति उसे बनाए रखने में एनर्जी नहीं लगाती, और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वो अंग छोटा और बेकार होता चला जाता है। और यही बात डार्विन की थियोरी ऑफ इवोल्यूशन को सीधे सीधे सपोर्ट करती है। ये दिखाती है कि प्रजातियां एक जैसी नहीं रहती, वो वक्त के साथ बदलती हैं और अपने पीछे ऐसे निशान छोड़ जाती हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? इसे एक लाइन में कैसे समझ सकते हैं? बस ये एक बात याद रखने वाली है, ये अंग आज हमारे लिए भले ही काम के ना हो, लेकिन ये हमारे पूर्वजों में एक्टिव थे। और यही बात इवोल्यूशन का सबसे बड़ा सबूत है। और अब जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, जैसे हमारे पूर्वजों के कुछ अंग आज हमारे लिए बेकार हो गए हैं, क्या हमारे शरीर का भी कोई ऐसा हिस्सा है जो आज तो बहुत जरूरी लगता है, पर शायद लाखों साल बाद हमारे वंशजों के लिए सिर्फ एक अवशेषी अंग बनकर रह जाएगा? इस पर जरूर सोचिए। नमस्कार। कभी सोचा है कि जीवन का जो इतिहास है वो एक बहुत बड़ी पहेली की तरह है, और इस पहेली के कुछ सबसे दिलचस्प टुकड़े हैं संयोजक कड़ियां या कनेक्टिंग लिंक्स। तो आज हम इन्हीं रहस्यमयी जीवों के बारे में जानेंगे जो एवोल्यूशन की कहानी को एक साथ जोड़ते हैं। तो चलिए अपनी कहानी के स्टार से मिलते हैं। ये है आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल। जब ये पहली बार मिला था ना, तो इसने साइंटिस्ट के होश उड़ा दिए थे। ये एक ऐसा राज था जिसने बायोलॉजी की दुनिया में मानो हलचल मचा दी थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि भाई ये है क्या आखिर? एक सरीसृप, मतलब कि एक रेप्टाइल, या फिर एक पक्षी, एक बर्ड? इसके जो लक्षण थे वो इतने मिले जुले थे कि किसी एक जवाब पर पहुंचना लगभग नामुमकिन था।
अब देखिए, सबसे मजेदार बात क्या है कि आर्कियोप्टेरिक्स मानो एक ही वक्त में दो अलग-अलग दुनियाओं में जी रहा था। एक तरफ इसके जबड़े में रेप्टाइल्स की तरह दांत थे और एक लंबी हड्डी वाली पूंछ भी थी। लेकिन दूसरी तरफ इसका पूरा शरीर पक्षियों की तरह पंखों से ढका हुआ था, और तो और उड़ने के लिए पंख भी थे। तो सवाल फिर वही, ये क्या है? इसका जवाब है, ये दोनों हैं। जी हाँ, आर्कियोप्टेरिक्स न तो पूरी तरह से एक सरीसृप था और न ही पूरी तरह से एक पक्षी। ये था इन दोनों के बीच की एक कड़ी। और बस यहीं से हमारा आज का मेन टॉपिक शुरू होता है। तो ठीक है, अब समझते हैं कि ये संयोजक कड़ी या कनेक्टिंग लिंक आखिर होता क्या है। ये सिर्फ कोई अजीब सा जीव नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। देखिए, इसकी परिभाषा बहुत ही सीधी है। संयोजक कड़ी एक ऐसा जीव होता है जिसमें दो बिल्कुल अलग-अलग जीव समूहों के लक्षण एक साथ पाए जाते हैं। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स में था, सरीसृप और पक्षी दोनों के गुण एक साथ। तो सवाल उठता है कि ये जानना इतना जरूरी क्यों है? भई इसलिए क्योंकि ये जो कनेक्टिंग लिंक्स है ना, ये जैव विकास यानी एवोल्यूशन का सबसे पक्का, सबसे ठोस सबूत हैं। ये साबित करते हैं कि जीवन समय के साथ धीरे धीरे बदला है और नई प्रजातियां पुरानी प्रजातियों से ही विकसित हुई हैं। तो ये संयोजक कड़ियां इतनी जरूरी क्यों हैं? चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला, ये साबित करती है कि एक जीव समूह से ही दूसरे का विकास हुआ है, जैसे सरीसृपों से पक्षियों का। दूसरा, ये दिखाती है कि एवोल्यूशन कोई अचानक होने वाली चीज नहीं, बल्कि एक क्रमिक मतलब ग्रेजुअल प्रोसेस है जो धीरे धीरे होता है। और सबसे खास बात, इनमें पुराने यानी प्रिमिटिव लक्षण और नए यानी एडवांस्ड लक्षण दोनों एक साथ मिलते हैं। बस यही वजह है कि इन्हें थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का सबसे पक्का सबूत माना जाता है। और हाँ, आर्कियोप्टेरिक्स इस कहानी में अकेला नहीं है। कुदरत में ऐसे कई और उदाहरण हैं जो विकास की इस कहानी को और भी मजबूत बनाते हैं। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण संयोजक कड़ियों पर एक नज़र डालते हैं। अच्छा, अब जरा इस टेबल को देखिए, इसमें कुछ और कमाल के एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले है पेरीपेटस। अब इसमें एनालिडा यानी केंचुए जैसे जीवों के गुण भी हैं और आर्थ्रोपोडा यानी कीड़े मकोड़ों के भी। फिर आती है लंगफिश। ये एक ऐसी मछली है जो गलफड़ों के साथ साथ फेफड़ों से भी सांस ले सकती है, जो इसे मछलियों और उभयचरों जैसे मेंढक के बीच की कड़ी बनाती है। इसी तरह बैलेनग्लॉसिस और सिमूरिया जैसे फॉसिल्स भी अलग-अलग समूहों के बीच के विकास का रास्ता दिखाते हैं। ये सारे उदाहरण मिलकर साबित करते हैं कि जीवन का ये जो पेड़ है वो एक दूसरे से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। चलिए अब फटाफट कुछ सबसे जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं जो याद रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इन जोड़ियों को तो खासतौर पर याद रखना है। आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप और पक्षी, पेरीपेटस एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा, और लंगफिश मछली और उभयचर। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक और जरूरी बात, आर्कियोप्टेरिक्स को जीवाश्म पक्षी या फॉसिल बर्ड भी कहा जाता है। ये नाम इसलिए मिला क्योंकि ये पक्षियों के विकास की कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवाश्म सबूत है। और पेरीपेटस के बारे में ये जानना भी बहुत दिलचस्प है। इसे न सिर्फ एक संयोजक कड़ी माना जाता है, बल्कि एक जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये लाखों सालों से बिना ज्यादा बदले वैसा का वैसा ही है। तो ये संयोजक कड़ियां हमें दिखाती हैं कि जीवन का इतिहास कितना पेचीदा और आपस में जुड़ा हुआ है। लेकिन ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि ऐसी और कितनी अनखोजी कड़ियां बाहर मौजूद हैं जो जीवन के बारे में हमारी समझ को फिर से लिखने का इंतजार कर रही हैं। कभी सोचा है कि हमारा ये जो ग्रह है पृथ्वी, ये कितना पुराना है और इस पर जिंदगी कैसे शुरू हुई? आज हम अरबों साल पीछे जाने वाले हैं पृथ्वी की पूरी कहानी समझने, उसी की जुबानी, उसी की टाइमलाइन के जरिए। तो चलिए समय के इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। चलिए एक चौंकाने वाले नंबर से शुरू करते हैं। 87%, 87%। ये बहुत बड़ा नंबर है ना? जरा सोचिए, हमारे ग्रह के 4.5 अरब साल के लंबे इतिहास में ये नंबर आखिर किस चीज को दिखाता होगा? ये हमारे ग्रह के इतिहास का शायद सबसे बड़ा और सबसे शांत रहस्य है। ये 87%
पृथ्वी के इतिहास का वो विशाल लंबा हिस्सा है जब हमारे ग्रह पर डायनासोर, पेड़ पौधे या इंसान तो छोड़िए, कोई भी कॉम्प्लेक्स जीव स्थायी नहीं। मतलब लगभग 4 अरब साल तक पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ बहुत ही छोटे सूक्ष्म जीवों का राज था। ये उस महान जैविक विस्फोट से पहले की एक बहुत बहुत लंबी खामोशी थी। तो सवाल यह है कि वैज्ञानिक इतने लंबे समय को आखिर समझते कैसे हैं? वो इस्तेमाल करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। इससे पृथ्वी का एक ऑफिशियल कैलेंडर समझ लीजिए, जो हमारे ग्रह के 4.5 अरब साल के पूरे इतिहास को बड़े बड़े चैप्टर्स जैसे ईऑन, एरा और पीरियड में बांटता है। तो फिर तैयार हैं? चलिए कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। पहला अध्याय, विशाल प्री कैम्ब्रियन कल्प। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी बनी। तब ये एक बहुत गर्म, उथल-पुथल वाली जगह थी। फिर धीरे धीरे महासागरों में जिंदगी की पहली चिंगारी जली। बहुत ही सिंपल, एक सेल वाले जीव। और इन्हीं छोटे छोटे जीवों जैसे बैक्टीरिया और एल्गी ने कुछ ऐसा किया जिसने दुनिया ही बदल दी। उन्होंने हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन भरना शुरू कर दिया और आने वाले जीवन के लिए एक तरह से स्टेज तैयार कर दिया। उस लंबी खामोशी के बाद अब पृथ्वी पर एक क्रांति आने वाली थी। अब हम कहानी के अगले पड़ाव पर आ गए हैं, पैलियोजोइक एरा, यानी प्राचीन जीवन का युग। यहीं पर आकर जिंदगी की वैरायटी में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। ये पूरा एरा कई छोटे छोटे पीरियड्स में बटा हुआ है और हर पीरियड में कुछ नया और मजेदार हुआ। शुरुआत हुई कैम्ब्रियन पीरियड से, जब समुद्र अचानक से अजीब और कमाल के जीवों से भर गए। फिर ऑर्डोवेशियन में रीढ़ की हड्डी वाली पहली मछली आई। लेकिन असली गेम चेंजर था सिल्यूरियन पीरियड, जब पौधों ने पहली बार हिम्मत करके जमीन पर उगना शुरू किया। इसके बाद तो मछलियों, एम्फीबियंस और फिर धीरे धीरे रेप्टाइल्स का विकास हुआ, जो जमीन पर अपना दबदबा बनाने लगे। तो इस युग की सबसे बड़ी हाइलाइट क्या थी? वो ये कि जीवन ने एक नया मोर्चा फतह कर लिया था, जमीन। अब जिंदगी सिर्फ महासागरों तक ही सीमित नहीं थी। पौधों ने जमीन पर अपनी जड़ें जमा ली थीं और पहले एम्फीबियंस ने पानी से बाहर निकलकर धरती पर अपने पहले पहले कदम रखे। ये सच में क्रांतिकारी बदलाव था। और अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जिसे हम सब जानते हैं और पसंद भी करते हैं, विशालकाय जीवों का युग। स्वागत है मीज़ोज़ोइक एरा में, जिसे सरीसृपों का युग या चलिए सीधे सीधे कहते हैं डायनासोर का युग। इस युग की कहानी भी किसी 3 एक्ट की फिल्म की तरह है। एक्ट 1, ट्रायसिक पीरियड, जब पहले डायनासोर ने स्टेज पर एंट्री की। एक्ट 2, जुरासिक पीरियड, जब इन विशाल जीवों ने पूरी पृथ्वी पर अपना राज कायम कर लिया। और फिर आता है एक्ट 3, क्रिटेशियस पीरियड, जिसमें न सिर्फ दुनिया के पहले फूल खिले, बल्कि एक भयानक घटना के साथ डायनासोर के 15 करोड़ साल लंबे शासन का अंत भी हो गया। तो इस युग से क्या याद रखना चाहिए? जाहिर है डायनासोर का उदय और उनका राज। लेकिन एक और खूबसूरत चीज हुई, दुनिया में पहले फूल खिले। और हां, इसका अंत भी याद रखने वाला है, एक विनाशकारी उल्कापिंड की टक्कर जिसने डायनासोर के युग को खत्म कर दिया और पृथ्वी का चेहरा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। डायनासोर के जाने के बाद जो खालीपन आया, उसे किसने भरा? यहीं से हमारी यानी हम मैमल्स की कहानी शुरू होती है। तो अब चलते हैं सीनोज़ोइक एरा में, जिसे स्तनधारियों का युग भी कहते हैं। ये महाकल्प हमें सीधे आज तक ले आता है। इसकी शुरुआत हुई पैलियोजीन पीरियड से, जहां छोटे छोटे मैमल्स ने डायनासोरों की खाली की हुई दुनिया में फैलना शुरू किया। नियोजीन पीरियड में आज के मॉडर्न मैमल्स के पूर्वज विकसित हुए। और फिर आया क्वाटरनरी पीरियड, हमारा अपना पीरियड, जिसमें आदमी का विकास हुआ। और इस तरह 4.5 अरब साल की ये कहानी हमारे दरवाजे पर आकर खत्म होती है। तो चलिए इस पूरे सफर का एक फटाफट रिकैप करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से यह हिस्सा बहुत काम का हो सकता है। प्री कैम्ब्रियन यानी जीवन की शुरुआत, पैलियोजोइक जीवन का समुद्र से जमीन पर आना, मेसोजोइक डायनासोर का राज और सीनोजोइक स्तनधारियों और हम इंसानों का युग। बस इतना याद रखना है। और ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देती है। अरबों साल के इस विशाल कैनवस पर हम इंसान तो बस एक पलक झपकने जितने समय के लिए ही आए हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारे बाद पृथ्वी की कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, लाखों साल पीछे, उस महागाथा को समझने के लिए जिसने हमें वो बनाया जो आज हम हैं। ये हमारी अपनी जड़ों की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो ना सिर्फ दिलचस्प है बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से भी बेहद जरूरी है।
तो सबसे बुनियादी सवाल, हमारी ये कहानी, हमारी ये विकास यात्रा आखिर शुरू कहाँ से हुई थी? ये टाइमलाइन एक तरह से हमारे इस लंबे सफर का नक्शा है, ड्रायोपिथेकस से लेकर हम यानी होमो सेपियंस तक। तो चलिए इस कहानी के पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। कहानी का पहला अध्याय, जब हमारे पूर्वजों ने पेड़ों पर बसे जीवन को छोड़कर जमीन की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। तो सबसे पहले मिलते हैं ड्रायोपिथेकस से। सोचिए जरा, आज से लगभग 2 से 1.5 करोड़ साल पहले ये हमारे पूर्वज थे जो पूरी तरह से वानरों जैसे दिखते थे और इनकी दुनिया पेड़ों तक ही सीमित थी। हमारी विकास की कहानी की ये बिल्कुल शुरुआती तस्वीर है। इनके बाद आते हैं रामापिथेकस। इन्हें मानव का एक शुरुआती पूर्वज माना जाता है। और जानते हैं खास बात क्या है? इनके जीवाश्म भारत में शिवालिक की पहाड़ियों में मिले हैं। तो इस कहानी से हमारा एक सीधा स्थानीय जुड़ाव भी है। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़, एक ऐसी बड़ी छलांग जिसने आने वाले कल की पूरी तस्वीर ही बदल दी। वो थी 2 पैरों पर चलने की शुरुआत। ये थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, वो पहले पूर्वज जिन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। अब ये सुनने में शायद बहुत बड़ी बात न लगे, लेकिन ये एक गेम चेंजर था। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो 2 पैरों पर खड़े हुए, उनके हाथ आज़ाद हो गए और इन्हीं आज़ाद हाथों से आगे चलकर औजार बनाने और दुनिया को बदलने का रास्ता खुला। इनकी मस्तिष्क क्षमता यानी ब्रेन कैपेसिटी लगभग 450 से 600 सीसी थी। हाथ तो आज़ाद हो गए थे, तो अब वक्त था औजारों का और फिर आग का। यहीं से शुरू हुआ हमारी सरलता, हमारी इंजेन्युइटी का नया दौर। और इस दौर में मिलते हैं होमो हैबिलिस से। इन्हें हैंडीमैन या कुशल मानव भी कहा जाता है, और ये नाम इन्हें एक खास वजह से मिला। वो वजह थी पत्थर के औजार बनाने की इनकी काबिलियत। होमो हैबिलिस वो पहले थे जिन्होंने ये कला सीखी। ये एक ऐसा इनोवेशन था जिसने विकास की पूरी दिशा ही बदल दी। इन औजारों की मदद से शिकार करना, भोजन को प्रोसेस करना, सब कुछ आसान हो गया था। ठीक है, औजार तो बन गए थे, लेकिन एक और बहुत बड़ी खोज होनी अभी बाकी थी। एक ऐसी खोज जो हमारे पूर्वजों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और यहां आते हैं होमो इरेक्टस। इनके नाम 2 बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। पहली, ये पूरी तरह सीधे होकर चलते थे, और दूसरी, इन्होंने आग पर काबू पाना सीख लिया था। जरा सोचिए, आग ने उन्हें गर्मी दी, जंगली जानवरों से सुरक्षा दी, और सबसे बढ़कर भोजन पकाकर खाने का तरीका सिखाया। ये पोषण के लिहाज से एक क्रांति थी। जावा मानव और पेकिंग मानव इसी प्रजाति के बेहतरीन उदाहरण हैं। अब तक हमने ज्यादातर शारीरिक बदलावों की बात की, लेकिन अब कहानी एक नए मोड़ पर है। अब मन का जागरण हो रहा था और जन्म हो रहा था संस्कृति का। और इस नए दौर के किरदार थे निएंडरथल मानव। समय के हिसाब से देखें तो ये हमारे काफी करीब थे, और इनकी सोचने समझने की क्षमता बहुत उन्नत हो चुकी थी। और इसका सबूत है इनकी ब्रेन कैपेसिटी, लगभग 1450 सीसी। ये अपने पहले के पूर्वजों से एक बहुत बड़ी छलांग थी, और ये आज के आधुनिक मानव के मस्तिष्क के साइज के लगभग बराबर है। तो दिमाग बड़ा हुआ तो सोच भी गहरी हुई, और यहीं हमें संस्कृति के पहले निशान मिलते हैं। देखिए, निएंडरथल वो पहले थे जिन्होंने अपने मृतकों को दफनाना शुरू किया। ये दिखाता है कि वो मृत्यु जैसी चीजों के बारे में सोच रहे थे। वहीं क्रो-मैग्नन ने गुफाओं में चित्रकला जैसी कला को जन्म दिया। तो अब बात सिर्फ जिंदा रहने की नहीं थी, बल्कि जिंदगी को समझने और उसे अभिव्यक्त करने की भी थी। और इन सब के बाद आखिरकार हम कहानी के उस अध्याय पर पहुंचते हैं जहां हमारी अपनी प्रजाति का उदय होता है, होमो सेपियन। अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो एक चीज साफ नजर आती है, मस्तिष्क के आकार में जबरदस्त बढ़ोतरी। ऑस्ट्रालोपिथेकस के 450 से 600 सीसी से लेकर निएंडरथल और हम होमो सेपियंस के लगभग 1450 सीसी तक, ये बढ़ता हुआ दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बना। और इसी ताकत के बल पर हम बने होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान मानव। हमारी इसी बुद्धि ने हमें भाषा, कला, विज्ञान और जटिल समाज बनाने की क्षमता दी, और इसी नींव पर आज की हमारी पूरी सभ्यता खड़ी है। लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है, कहानी यहां खत्म नहीं हुई है। विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो सवाल ये उठता है कि मानव विकास का अगला अध्याय क्या होगा? ये एक ऐसा विचार है जो हमें हमारे भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर। नमस्कार। कभी सोचा है कि विज्ञान की नज़र में हम इंसान आखिर हैं कौन?
चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं और इंसानों के आधिकारिक वैज्ञानिक वर्गीकरण को यानी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन को समझते हैं। तो जीवन के इस इतने बड़े नक्शे पर हमारा सटीक बायोलॉजिकल एड्रेस यानी जैविक पता क्या है, ये सवाल हमें एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर ले जाएगा जहां हम प्रकृति की दुनिया में अपनी खास जगह को खोजेंगे। देखिए, दुनिया में हर जीव का, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा हो, एक यूनिक साइंटिफिक नाम और क्लासिफिकेशन होता है। इस सिस्टम को कहते हैं टैक्सोनॉमी। इसे एक बहुत बड़ी ग्लोबल लाइब्रेरी की तरह समझिए, जहां हर जीव को उसकी खासियतों के हिसाब से एक सही जगह दी गई है ताकि हम उसे आसानी से पहचान सकें। तो अपना खास पता ढूंढने के लिए हम क्लासिफिकेशन की इस सीढ़ी पर ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे। मतलब हम सबसे बड़ी कैटेगरी से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे सबसे खास कैटेगरी तक पहुंचेंगे। तो इस सीढ़ी पर हमारा पहला और सबसे बड़ा कदम है हमारा संघ, जिसे फाइलम कहते हैं, और वो है कॉर्डेटा। ये एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है। इसमें वो सभी जीव आते हैं जिनकी जिंदगी के किसी न किसी पड़ाव पर रीढ़ की हड्डी या उससे मिलती जुलती कोई बनावट होती है। तो सवाल उठता है कि हम कॉर्डेटा क्यों हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि हम कशेरुकी हैं यानी वर्टिब्रेट्स। हमारे पास एक रीढ़ की हड्डी है और यही वो सबसे बड़ी खासियत है जो हमें इस विशाल समूह का हिस्सा बनाती है। चलिए अब सीढ़ी पर एक कदम और नीचे उतरते हैं। कॉर्डेटा संघ के अंदर हमारा वर्ग यानी क्लास है मैमेलिया। ये ग्रुप हमें और ज्यादा स्पेसिफिक बनाता है। और हमें मैमेलिया क्लास में क्यों रखा गया है? क्योंकि हम स्तनधारी हैं यानी मैमल्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर पर बाल होते हैं, हम गर्म खून वाले जीव हैं और माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। ये सारे गुण मिलकर हमें इस क्लास का मेंबर बनाते हैं। चलिए अब इसे और सटीक करते हैं। हमारा गण यानी ऑर्डर है प्राइमेट्स। अब हम कुछ बहुत ही दिलचस्प और इंटेलिजेंट जानवरों के ग्रुप में आ गए हैं, जिससे हमारा बायोलॉजिकल एड्रेस और भी साफ हो जाता है। और हाँ, इस ग्रुप में हम अकेले बिल्कुल नहीं हैं। हम बंदरों और लंगूरों जैसे जानवरों के साथ प्राइमेट्स ऑर्डर शेयर करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एवोल्यूशन के सफर में हमारे करीबी रिश्तेदारों को दिखाता है। तो एक बार रुक कर देखते हैं कि हम कहां तक पहुंचे हैं। हमने कॉर्डेटा जैसे एक बहुत बड़े ग्रुप से शुरुआत की, फिर मैमेलिया तक आए और अब हम प्राइमेट्स जैसे एक और खास ग्रुप में शामिल हैं। हमारी पहचान धीरे धीरे और साफ होती जा रही है। और अब आते हैं आखिरी दो सबसे जरूरी कदमों पर। ये वो कदम हैं जो हमें हमारा एकदम यूनिक नाम देते हैं और हमें बाकी सभी प्राइमेट्स से भी अलग करते हैं। हमारा वंश यानी जीनस है होमो और हमारी जाति यानी स्पीशीज है सेपियंस। इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तभी हमारी पूरी और यूनिक साइंटिफिक पहचान बनती है। और लीजिए, हमारे क्लासिफिकेशन की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर आ गई है। हमारा पूरा वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। यही है हमारा ऑफिशियल बायोलॉजिकल एड्रेस जो हमें इस ग्रह पर परिभाषित करता है। अच्छा, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बातें खास तौर पर याद रखने वाली हैं। हमारा साइंटिफिक नाम होमो सेपियंस है। हम कॉर्डेटा संघ में हैं क्योंकि हमारे पास रीढ़ की हड्डी है, मैमेलिया वर्ग में हैं क्योंकि हम स्तनधारी हैं, और प्राइमेट्स गण का हिस्सा हैं जिसमें बंदर भी आते हैं। तो ये रही पूरी तस्वीर एक साथ। संघ से लेकर जाति तक ये है हमारा पूरा और मुकम्मल वर्गीकरण। यही है हमारा वो सटीक जैविक पता जो पृथ्वी पर हमारी सबसे अलग जगह को बताता है। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि वैज्ञानिक तौर पर हम कौन हैं, लेकिन ये एक नया और बड़ा सवाल खड़ा करता है। होमो सेपियंस के लिए एवोल्यूशन का अगला कदम क्या हो सकता है? जीवन की इस कभी न खत्म होने वाली कहानी में हमारा अगला अध्याय क्या? नमस्कार, कभी सोचा है कि एनिमल किंगडम में हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार कौन हो सकते हैं? आज हम कपियों मतलब एप्स की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में चलने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि वो हमसे कितने मिलते जुलते हैं, और हाँ, ये सारी जानकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से भी बहुत काम की है। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि आखिर ये कपी होते क्या हैं। फिर हम चलेंगे अफ्रीका और एशिया के जंगलों में, उनके कुछ कमाल के प्रकारों से मिलने, और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। तो सबसे पहला सवाल, कपी यानी एप्स, आखिर इनमें ऐसा क्या खास है? ये बंदरों से अलग कैसे हैं? और एवोल्यूशन की कहानी में ये हमारे इतने करीब, इतने ज़्यादा करीब कैसे आ गए? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ये एक ऐसा सवाल है
जिसने, यकीन मानिए, वैज्ञानिकों को सदियों से उलझा रखा है। एवोल्यूशन का जो इतना बड़ा पेड़ है, उस पर हमारी वाली टहनी के सबसे पास कौन है? जवाब है कपी। जी हां, एप्स। एक तरह से ये हमारे एवोल्यूशनरी कजिन्स हैं, जिनसे लाखों साल पहले हमारा एक कॉमन एंसेस्टर हुआ करता था। अच्छा, तो हमारी ये खोज हमें सीधा लेकर चलती है अफ्रीका, वही महाद्वीप जहां से हम इंसानों के विकास की कहानी शुरू हुई थी। यहां हम दो बहुत ही मशहूर कपियों से मिलेंगे। एक तो है ताकतवर गोरिल्ला और दूसरा बेहद बेहद समझदार चिंपैंजी। तो ये रहे हमारे दो अफ्रीकी रिश्तेदार, और दोनों ही अपने आप में बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है गोरिल्ला, जो अपने साइज और अपनी ताकत के लिए जाना जाता है, और दूसरी तरफ है चिंपांजी, जिसका डीएनए तो जैसे हमारी ही कहानी कहता है। गोरिल्ला के बारे में ना अक्सर लोगों को गलतफहमी होती है। उनकी जबरदस्त ताकत देखकर लगता होगा कि ये बहुत गुस्सैल होते हैं, पर सच तो ये है कि ये स्वभाव से काफी शांत होते हैं। ये पूरी तरह से शाकाहारी जीव हैं जो अपने परिवार के साथ रहते हैं, और उनके ग्रुप का लीडर होता है एक सिल्वरबैक। और ये सब अफ्रीका के जंगलों में शांति से अपना जीवन बिताते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 98%। यकीन होता है, हमारा और चिंपैंजी का डीएनए 98% एक जैसा है। मतलब हमारे बीच सिर्फ 2% का जेनेटिक फर्क है। और मजे की बात देखिए, यही छोटा सा 2% का अंतर हमारी भाषा, हमारी पूरी सभ्यता और इन बड़े बड़े शहरों के लिए जिम्मेदार है। कमाल है ना? और चिंपांजी की जो समझदारी है, वो सिर्फ डीएनए तक ही नहीं है। वो मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं, और तो और वो औजारों का भी इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा काम जो पहले माना जाता था कि सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं, जैसे दीमक निकालने के लिए पतली टहनियों का इस्तेमाल करना, या फिर अखरोट तोड़ने के लिए पत्थर का। ये दिखाता है कि वो सिचुएशन के हिसाब से खुद को कितना बदल सकते हैं। चलिए, अब अफ्रीका के जंगलों से निकलते हैं और सफर करते हैं एशिया के घने हरे भरे रेन फॉरेस्ट्स का। यहां पर हमारी मुलाकात दो बिल्कुल अलग तरह के कपियों से होगी। एक है अकेले रहना पसंद करने वाला ओरंगुटान, और दूसरा है जंगल का कलाबाज गिब्बन। हमारे ये एशियाई कजिन्स जीने के दो बिल्कुल अलग अंदाज दिखाते हैं। एक तरफ है ओरंगुटान, जिसके नाम का मतलब ही है जंगल का इंसान। ये पेड़ों पर एक धीमी और सोची समझी जिंदगी जीता है। और इसके बिल्कुल उलट है गिब्बन, जो मानो एनर्जी का तूफान हो, अपनी फुर्ती और तेजी के लिए मशहूर। अपने खास लाल भूरे बालों वाला ओरंगुटान पेड़ों पर रहने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। ये अपनी लगभग पूरी की पूरी जिंदगी इंडोनेशिया और मलेशिया के जंगलों में पेड़ों के ऊपर ही गुजार देता है। बाकी बड़े कप्पी से अलग ये ज्यादातर अकेले ही रहते हैं, और इनके लंबे मजबूत हाथ पेड़ों की डालियों पर झूलने के लिए ही बने हैं। और अब मिलिए जंगल के असली एक्रोबैट से, गिब्बन। साउथ ईस्ट एशिया में मिलने वाले ये छोटे कपी ब्रैकिएशन के मास्टर होते हैं। ब्रैकिएशन मतलब अपने लंबे हाथों का इस्तेमाल करके एक डाली से दूसरी डाली पर झूलना, और वो भी कमाल की रफ्तार से। पर ये सिर्फ अपनी तेजी के लिए ही नहीं जाने जाते, बल्कि अपने सुरीले गानों के लिए भी जाने जाते हैं, जो सुबह सुबह पूरे जंगल में गूंजते हैं। तो हमने गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरंगुटान और गिब्बन, इन सब से मुलाकात कर ली है। हर कोई अपने आप में खास और दिलचस्प है। अब चलिए इस सारी जानकारी को एक साथ समेटते हैं और उन मेन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं। ये टेबल देखिए, ये एक परफेक्ट स्टडी गाइड है। एक चीज पर ध्यान दीजिए, जो दो सबसे बड़े कपी हैं, गोरिल्ला और चिंपांजी, वो अफ्रीका में मिलते हैं, जबकि पेड़ों पर रहने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, ओरंगुटान और गिब्बन, वो एशिया में रहते हैं। तो बस इतना याद रखना है, गोरिल्ला मतलब सबसे बड़ा, चिंपांजी मतलब सबसे करीबी रिश्तेदार, ओरंगुटान मतलब पेड़ों का राजा, और गिब्बन मतलब सबसे छोटा और सबसे तेज। और हाँ, ये जो छोटे छोटे फर्क है ना, यही अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवालों का बेस बनते हैं। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा कपी कहाँ मिलता है और उसकी सबसे खास बात क्या है। साइज के हिसाब से इनका ऑर्डर क्या है, ये एक और बहुत कॉमन सवाल है जो पूछा जाता है। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है। ये लिस्ट सबसे छोटे और फुर्तीले एशियाई कपी से शुरू होती है और सबसे बड़े ताकतवर अफ्रीकी कपी पर जाकर खत्म होती है। तो ऑर्डर क्या हुआ? सबसे पहले गिब्बन सबसे छोटा, फिर ओरंगुटान, उसके बाद चिंपांजी, और आखिर में सबसे विशाल गोरिल्ला, सबसे बड़ा।
आखिर में अपने इन करीबी रिश्तेदारों के बारे में जानना सिर्फ एग्जाम के लिए फैक्ट्स रटना नहीं है, ये हमें नेचर में हमारी अपनी जगह की भी याद दिलाता है। जब हम एक चिंपांजी को औजार इस्तेमाल करते या एक गोरिल्ला को अपने परिवार की देखभाल करते देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनमें अपनी ही एक झलक देखते हैं। और हाँ, ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि इन कमाल के जीवों को बचाना, इनकी हिफाजत करना कितना नमस्कार। आज हम बात करेंगे विज्ञान के सबसे कह सकते हैं सबसे पावरफुल आइडियाज में से एक की, इवोल्यूशन यानी विकास की कहानी। ये कहानी है कि इस धरती पर जिंदगी कैसे बदली, कैसे उसने खुद को ढाला और कैसे कैसे आज के इतने सारे अलग अलग रूपों में हमारे सामने आई। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिंदगी की ये जो इतनी लंबी और उलझी हुई कहानी है, ये लिखी कैसे गई। मतलब साइंटिस्ट्स को वो सारे सुराग, वो सारे क्लूज मिले कहाँ से, जिनसे हमें अपने वजूद के बारे में पता चला। चलिए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, और ये कहानी शुरू होती है उन थिंकर्स से, उन लोगों से जिन्होंने पहली बार ये हिम्मत की, ये पूछने की कि क्या जिंदगी हमेशा से वैसी ही थी जैसी आज हमें दिखती है। तो इस फील्ड में सबसे पहले एक बड़ा नाम आता है जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क का। उनका सिद्धांत था उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, पर आइडिया बड़ा सीधा साधा था। उनका कहना था कि अगर कोई भी जीव अपनी जिंदगी में अपने किसी बॉडी पार्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, तो वो पार्ट और मजबूत हो जाता है। और कमाल की बात यह है कि यही मजबूती अगली पीढ़ी में यानी उसके बच्चों में भी चली जाती है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है जिराफ की लंबी गर्दन। और फिर एंट्री होती है चार्ल्स डार्विन की, और वो लेकर आते हैं एक ऐसा आइडिया जिसने सब कुछ बदल दिया, प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। असल में किसी भी स्पीशीज में ना बहुत सारी वैरायटी होती है, छोटी छोटी विभिन्नताएं। और जिन जीवों में ऐसी वैरायटी होती है जो उन्हें अपने माहौल में जिंदा रहने में मदद करे, वो ज्यादा जीते हैं। और जब वो ज्यादा जीते हैं तो वो अपने बच्चों को भी वही गुण पास ऑन करते हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है, यही सबसे जरूरी बात है। लेमार्क का मानना था कि गुण जिंदगी के दौरान कमाए जाते हैं, अर्जित किए जाते हैं। वहीं डार्विन का कहना था कि फायदेमंद गुण तो पैदाइश से ही होते हैं, बस नेचर यानी प्रकृति ये चुनती है कि कौन से गुण आगे जाएंगे। ये सोच में एक जमीन आसमान का फर्क था, एक बहुत बड़ा बदलाव। डार्विन ने अपने सारे सबूत, अपनी सारी दलीलें एक किताब में जमा की, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और जब ये किताब पब्लिश हुई तो समझ लीजिए साइंटिफिक दुनिया में एक भूचाल सा आ गया। इसी किताब ने मॉडर्न बायोलॉजी की नींव रखी। ठीक है, तो अब हमारे पास एक बहुत पावरफुल थ्योरी तो है, लेकिन देखिए साइंस में थ्योरी को सबूत चाहिए होते हैं, प्रूफ। तो सवाल यह है कि डार्विन के इस आइडिया को सपोर्ट करने वाले सबूत आखिर आए कहां से। चलिए देखते हैं। और ये सबूत खोजना ना बिल्कुल एक जासूसी कहानी जैसा था। साइंटिस्ट्स को धरती के इतिहास की परतों में बहुत गहरे दबे हुए सुरागों को ढूंढ निकालना था। तो आखिर ये सबूत छिपे कहाँ थे? सबसे बड़े और सबसे सीधे सबूतों में से एक हैं फॉसिल्स यानी जीवाश्म। ये क्या है? ये चट्टानों में दबे हुए पुराने जमाने के जीवों के निशान हैं, मानो जैसे कुदरत ने इतिहास को पत्थर की डायरी में लिख दिया हो। इनसे हमें उन जीवों की झलक मिलती है जो लाखों साल पहले इस धरती पर थे, और ये पता चलता है कि तब की दुनिया आज से कितनी अलग थी। पर एक सवाल उठता है, हमें ये कैसे पता चलता है कि कोई फॉसिल कितना पुराना है? इसके लिए कार्बन डेटिंग जैसी टेक्निक्स हैं। बहुत सिंपल तरीके से कहें तो साइंटिस्ट किसी भी फॉसिल में बचे हुए कार्बन 14 को नापते हैं और उससे उसकी उम्र का एकदम सटीक अंदाजा लगा लेते हैं। और कभी-कभी ना साइंटिस्ट को कोई ऐसा फॉसिल मिल जाता है जो किसी खजाने से कम नहीं होता। इसे कहते हैं कनेक्टिंग लिंक या संयोजक कड़ी। ये एक ऐसे जीव का फॉसिल होता है जिसमें दो अलग-अलग ग्रुप्स की खासियतें मिली-जुली होती हैं। ये बिल्कुल इवोल्यूशन की कहानी में एक खोए हुए पजल के टुकड़े की तरह होता है जो एकदम सही जगह फिट हो जाता है। इसका सबसे मशहूर एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिक्स। आप सोचिए, एक ऐसा जीव जिसके सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स की तरह दांत और पंजे भी थे, लेकिन पक्षियों की तरह पंख भी थे। ये एक जबरदस्त सबूत है इस बात का कि कैसे रेप्टाइल से ही पक्षियों का विकास हुआ। अच्छा, अब जरा इस बारे में सोचिए। एक इंसान का हाथ और एक चमगादड़ का पंख, दोनों का काम बिल्कुल अलग है ना? लेकिन जब हम इनकी हड्डियों की बनावट को देखते हैं तो वो हैरान करने वाली हद तक एक जैसी होती हैं। इन्हें कहते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स या समजात अंग। और ये क्या बताते हैं?
ये बताते हैं कि हमारा कोई साझा पूर्वज यानी कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। अब इसका बिल्कुल उल्टा देखते हैं। एक चमगादड़ का पंख और एक तितली का पंख। काम दोनों का एक ही है, उड़ना, लेकिन इनकी अंदर की बनावट जमीन आसमान का फर्क है। इन्हें कहते हैं एनालोगस ऑर्गन्स या समरूप अंग, और ये दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग प्रजातियां एक जैसी मुश्किलों का एक जैसा हल निकाल सकती हैं, भले ही उनका स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग हो। पर यह कहानी सिर्फ डार्विन पर ही खत्म नहीं होती। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा, इवोल्यूशन को लेकर हमारी समझ भी और गहरी होती गई। आप कह सकते हैं कि डार्विन का आइडिया खुद भी इवॉल्व हुआ। आज हम जिस थ्योरी को मानते हैं उसे कहते हैं नियो डार्विनिज्म। ये क्या है? ये डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन के आइडिया को जेनेटिक्स की खोजों के साथ जोड़ता है। देखिए, डार्विन ये तो जानते थे कि जीवों में वैरायटी होती है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये आती कहां से है। आज हम जानते हैं। हम जानते हैं कि इसकी जड़ हमारे डीएनए में है और उसमें होने वाले छोटे छोटे बदलावों यानी म्यूटेशंस में। यही म्यूटेशंस हैं तो नेचुरल सिलेक्शन के लिए कह सकते हैं कच्चा माल तैयार करते हैं। तो इवोल्यूशन की इस इतनी बड़ी कहानी में हम यानी इंसान कहाँ आते हैं? सच तो यह है कि हम भी इसी इवोल्यूशन के प्रोसेस का एक हिस्सा हैं। हमारा साइंटिफिक नाम है होमो सेपियंस, और हमारी कहानी भी उन्हीं ताकतों ने लिखी है जिन्होंने इस धरती पर मौजूद हर दूसरे जीव की कहानी लिखी है। ये हमें उस विशाल ट्री ऑफ लाइफ का एक हिस्सा बनाता है, उससे अलग नहीं। और यहीं आकर हम एक आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प सवाल पे पहुंचते हैं। इवोल्यूशन की एक कहानी, ये कोई पुरानी कहानी नहीं है जो खत्म हो चुकी हो। ये अभी भी इसी वक्त हमारे चारों तरफ चल रही है। तो अगला चैप्टर क्या होगा? इंसानों के लिए और इस प्लैनेट पर मौजूद बाकी जिंदगी के लिए कहानी का अगला अध्याय क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।